नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी। दोस्तों, मैं लगातार आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के संबंधित छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से आपकी क्वेरीज़ को कंफर्म करते हुए चल रहा हूं। आज उसी कड़ी में मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा और शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन से विधि किस किस चीज़ को, बालक के डेवलपमेंट को या किस टेक्निक्स के द्वारा हम उनको एक्वायर करते हैं, जिससे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधियों से हम क्या मतलब लगाते हैं। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव के व्यवहार के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं और उस व्यवहार को हम जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे निरीक्षण, परीक्षण इत्यादि टाइप्स की जो हमारी विधियां हैं उनका हम बार बार और सेगमेंट्स के माध्यम से बीच बीच में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ताकि जो हमारी जो साइंटिफिक वे में जो हम साइकोलॉजी को पढ़ाते हैं वो जस्टिफाई हो सके। तो आज हम उसी कैटेगरी में देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जिसमें है कुछ जो दो भागों में जस्टिफाई होती है, क्योंकि हम दो इसके अंतर्गत भी और दो भाग आएंगे, तो हमने उनको दो कैटेगरी दी है। पहली होती है निरीक्षण विधि और दूसरी में विवरण। मतलब हमने इसको क्यों देने की कोशिश की, हमने इसको इसलिए देने की कोशिश ताकि हम देख सकें कौन सी विधियां जो होती हैं वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे काम करती हैं, कौन सी विधियां हमारी जो एक्सपोजिशन मतलब विवरणात्मक बेस पे काम करने की कोशिश करती हैं। तो हमने सबसे पहले उसमें आपको बताया है कि अंतर्दर्शन विधि जो होती है, इंट्रोस्पेक्शन जो विधि होती है वो व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन को सेंटर्ड मान के काम करती है। उसके बाद में आती है बाहिर्गमन। मतलब इंटर का मतलब होता है जो व्यक्ति की आंतरिक चीजें वो जो बाहर आउटपुट करता है उनका विवरणात्मक अध्ययन हम उस विधि के अंतर्गत करते हैं। और बाहिर्गमन मतलब जो हम एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी जो अपने सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन लिए करते हैं उसमें इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। इसके बाद में परीक्षण मिलता है। परीक्षण का मतलब होता है कि लर्निंग के द्वारा या एक्विजिशन के द्वारा जो भी हम कुछ सीखते हैं उसका हमको रिजल्ट के माध्यम से, अगर हम बच्चा को एग्जाम देता है तो एग्जाम के बारे में जो उसका रिजल्ट आता है वो उसका परीक्षण विधि का माध्यम होता है। तो इसी प्रकार से देखते हैं ऑब्जर्वेशन विधि में, इसमें व्यक्ति के स्वयं का एवोल्यूशन होता है। ये तीन जो है वो निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन विधि के अंतर्गत आती हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं विवरणात्मक विधि में जो आपको बोलते हैं एक्सपोजिशन की विधि में देखते हैं निदानात्मक में इसमें आता है, क्लिनिकल आता है, विकासात्मक आता है, वैयक्तिक आता है, तुलनात्मक आता है, मनोविश्लेषणात्मक, सांख्यिकी आता है, ये मनोवैध कहते हैं। ये जो विधियां हैं डिस्क्रिप्टिव वे में आती हैं। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव वे का मतलब होता है कि इनका परीक्षण और निरीक्षण व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कर सकता है। और इसमें क्या था, इसका परीक्षण और निरीक्षण व्यक्ति स्वयं के द्वारा करता है। तो इसमें हमको सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको भी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो विधियां हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली होती है ऑब्जर्वेशन विधि और दूसरी होती है एक्सप्लोरेशन विधि। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी वैज्ञानिक विधियों का सेंस कहाँ से लिया गया और किस साइंटिस्ट ने क्या बोला। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजशास्त्री अगर कामटे के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। मतलब जो हमारा साइंटिफिक मेथड होता है जिससे हम सत्यता की उसकी जांच करते हैं, या वैज्ञानिक विधि का मतलब जो 4 कंपोनेंट्स मेजर होते हैं उन्हीं 4 कंपोनेंट्स लेके हम किसी भी तथ्य की व्याख्या करते हैं। उसमें आपको सत्यता होती है, निश्चितता होती है और जो उसकी फाइंडिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसके विपरीत हम देखते हैं कि पर्यवेक्षण जो साइंटिफिक मेथड जो होता है, साइंटिफिक मेथड, कोई भी चीज़ को हम अगर जस्टिफाई करते हैं तो उसमें पर्यवेक्षण होता है, परीक्षण होता है, प्रयोग होता है तथा वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। मतलब साइंटिफिक वे में हम किसको लेंगे, पर्यवेक्षण किसी भी चीज़ का होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और वर्गीकरण होना चाहिए। जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी साइंस या किसी भी मटेरियल को हम साइंटिफिक पद्धति में लाते हैं तो 4 कंपोनेंट से वो सुटेबल बैठनी चाहिए। तो हम उसी विधि को हम वैज्ञानिक विधि की संज्ञा देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान की पहले हमने क्या देखा कि 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया। मतलब जो कैटेगरीज का मतलब था कौन सी ऑब्जर्वेशनल विधि है, कौन सी विवरणात्मक विधि है। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम 2 और भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहली है आत्मगत या आत्मनिष्ठ विधि जिसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं और दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो व्यक्ति से स्वयं जुड़ी हुई होती है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो सेकेंड पर्सन से रिलेटेड होती है। ठीक है,
तो सब्जेक्टिव में हम देखते हैं इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार की व्याख्या और विश्लेषण करता है। इसकी दो विधियां हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं पहली होती है आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है। इसको इंट्रोस्पेक्टिव या मेथड बोलते हैं। इस विधि को वैज्ञानिक नहीं माना जाता है, ठीक है। इस विधि को वैज्ञानिक की संज्ञा नहीं दी गई, क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है या जो व्यक्ति होता है एक चंचल प्राणी होता है, वो एक अपने व्यवहार को एक लाइनियर वे में नहीं कर सकता, क्योंकि हमको वैज्ञानिक विधियां पढ़ना, तो वैज्ञानिक विधि में जरूरी होता है कि पर्यवेक्षण और परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण होना जरूरी होता है। लेकिन व्यक्ति में क्या होता है कि वो एक सुटेबल वे में काम नहीं कर पाता है, एक वैज्ञानिक सेटअप जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने आप को देखना, टू लुक विद इन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप का जनरलाइजेशन कैसे करता है अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से, और जो उसके बहुत सारे जो होते हैं उनके द्वारा वो इसमें अपने आप को जनरलाइजेशन करता है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण करता है। मतलब हम कह सकते हैं जो इंट्रोस्पेक्टिव और आत्मनिरीक्षण विधि होती है, इसमें व्यक्ति स्वयं में ही अपने आप को जस्टिफाई करता है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव विधियां हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड कोई मटेरियल होगा जो व्यक्ति को जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो इसमें एक जो क्रिटिकल कमेंट आया उनके वो है स्काउट के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि अपनी ही मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी ही जो क्रियाएं होती हैं, मेंटल एक्टिविटीज को इसमें लिया, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो मेंटल एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, वो व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ी हुई चीजों का व्याख्यात्मक अध्ययन करता है, ठीक है। तो अपनी ही मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं जो हमारी आत्मनिरीक्षण विधि है, तो उसमें हम देख पाते हैं कि आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत हम व्यक्ति की जो स्वयं की चीज़ें होती हैं वो उसके बारे में एक्सप्लोर करता है, अपने आप ही उसको प्रैक्टिकल करता है, अपने आप ही वो फाइंडिंग करता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इस विधि के कौन कौन से गुण हैं, मतलब जो आत्मनिरीक्षण विधि है इसमें कौन कौन से फायदे व्यक्ति के लिए होते हैं, कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आत्मनिरीक्षण विधि होती है इसमें क्या होते हैं कि व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं, ठीक है, व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने को समझने में समर्थ हो जाता है। मतलब सेल्फ डेवलपमेंट का ये काम करती है। व्यक्ति क्या होता है कि अपने आप अपने ही चीज़ों को डेवलप करता है, और वो अपनी मानसिक क्रियाएं होती है, वो समझता है कि मैं अपने आप को इस लेवल पे लाने के, इस लेवल की जस्टिफाई करने के लायक हो गया हूँ। तो मतलब इसे सिविल सेल्फ डेवलपमेंट की बात कही गई। इसका प्रयोग किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, ठीक है। मतलब व्यक्ति इसका आत्मनिरीक्षण विधि का क्या होता है कि वो इस विधि को वो अपने ऊपर कहीं भी किसी भी स्थान पर लागू कर सकता है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल एजुकेशन ग्रहण कर रहा हो, ठीक है। तो इस कमेंट में एक राइटर है सर जेस रॉस हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि रॉस ने कहा है कि मनोविज्ञान का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होता है, ठीक है, क्योंकि यह सदैव उनके साथ रहता है, इसलिए वह कभी भी कहीं भी निरीक्षण कर सकता है। मतलब जेस रॉस ने क्या बोला, इस कथन को और एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट करने के लिए उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होता है। मतलब जो बच्चे का मस्तिष्क होगा या किसी व्यक्ति का मस्तिष्क होता है वो एक स्वयं में एक प्रयोगशाला होता है, जिसको वो कहीं भी किसी भी समय इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं यह विधि मनोविज्ञान की अपूर्ण विधि है, ठीक है। मनोविज्ञान की अपूर्ण विधि को क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या था, मनोविज्ञान में क्या 4 कंपोनेंट्स जो मैंने बताए थे, निरीक्षण, परीक्षण और क्रमबद्ध जो तरीके से बताए थे, वो साइंस के उसमें जस्टिफाई होना चाहिए। अगर उसमें जस्टिफाई नहीं है तो वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत नहीं आती है। तो जो मनोविज्ञान जो व्यक्ति का व्यवहार है आत्मनिष्ठ, ये मनोविज्ञान की संज्ञा पे जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उस पर फिट नहीं बैठती, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार किसी एक लाइनियर वे में नहीं होता, वो एक लाइनियर वे में जिगजैग टाइप का होता रहता है। इसलिए यह मनोविज्ञान को अन्य विज्ञानों से अलग करता है, ठीक है। इस विधि द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हुआ तथा मनोविज्ञान को बनाने में इस विधि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कि इसको हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि क्या है कि जब मनोविज्ञान का हम अध्ययन कर रहे थे तो हम पाते थे कि जो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है वो बहुत चंचल माइंड का होता है, वो बहुत शार्पनेस होता है, कभी भी हाई लेवल पहुंच जाता है, कभी भी लो लेवल पहुंच जाता है, कभी भी उसको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। मतलब एक स्थिर
संतुलन में नहीं रहता, इसलिए इस विधि को हम मनोवैज्ञानिक विधि की संज्ञा नहीं दे सकते। इसके बाद में कहा था इस विधि द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हुआ, मतलब उसी को जस्टिफाई करने के लिए कि अगर व्यक्ति का मस्तिष्क है तो वो स्थिर क्यों नहीं रहता, उसी कंपोनेंट्स को देखने के लिए विज्ञान को बनाने में इस विधि का हाथ रहा। मतलब अगर मनोविज्ञान ये विधि नहीं है तो इसके पीछे कुछ कंपोनेंट्स होंगे, और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम पाने के लिए हमने मनोविज्ञान विधि को नया जन्म देने की कोशिश की। तो मनोविज्ञान विधि की जो है वो आत्मनिष्ठ विधि से निकल के आई। ठीक है, अब हम इसके ठीक है, अब हम इसके दोषों के बारे में बात करते हैं। पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की दो कैटेगरीज जो ऑब्जर्वेशन और विवरणात्मक एक्सप्लोरेशन की कैटेगरी में रखी, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन विधि के द्वारा होता है, कौन कौन सा एक्सप्लोरेशन आता है। उसके बाद मैंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान के संबंधित जो दो कैटेगरी है, आत्मनिष्ठ जिसको अब सब्जेक्टिव विधियाँ होती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव विधियाँ होती है। सब्जेक्टिव का मतलब स्वयं से लगाया जाता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब किसी सेकंड पर्सन लगाता है। उसके बाद में देखा जो व्यक्ति की आत्मनिष्ठ विधि होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को सेल्फ इवोल्यूशन करता है, उसे कौन से गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं उन कौन कौन से आत्मनिष्ठ विधि जो होती है उसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला जो है मानसिक प्रक्रियाओं को निरीक्षण, मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण असंभव। ठीक है, इसमें कहा गया है, इसमें दोष ये होता है कि व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका निरीक्षण इसमें असंभव है, क्योंकि व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो किसी एक सेट ऑफ बॉक्स की तरह का नहीं होता कि उसको हम उठा के किसी जगह पर रख दें, क्योंकि व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत चंचल होता है, बहुत लीनियर होता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ वो इंक्लूड करके अध्ययन करता है, या कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को एकदम सोचता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसका निरीक्षण करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संवेग, अनुभूति, विचार आदि को हम स्थिर नहीं रख सकते, क्योंकि यह अस्पष्ट है और चंचल होते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत चंचल होता है, अस्थिर होता है, इसलिए हम उसका वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, इसके बाद में कहते हैं व्यक्ति स्वयं ही निरीक्षण तथा अनुभव करता होता है, उसे निरीक्षण और अनुभव दोनों का कार्य करने पड़ते हैं, जो कार्य परस्पर विरोधी हैं, इसलिए यह उपयुक्त तो नहीं है। मतलब हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति स्वयं करता है, इसका दोष ये है कि इसमें व्यक्ति स्वयं करता है और स्वयं ही अपने आप को जस्टिफाई करता है। तो दोनों एक जैसे, दोनों विपरीत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स भी, टेक्निकल चीज़ों को अपनाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वे को लेते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति वही सारे कंपोनेंट्स को यूज करता है, इसलिए यह अब इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इस विधि का प्रयोग सभी प्रकार के प्राणियों पर संभव नहीं है, जिसमें बच्चे प्रमुख हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो ये आत्मनिर्देशन विधि है इसमें क्या करते हैं कि ये सभी प्राणियों के लिए पॉसिबल है, जिसमें सबसे प्रमुख आते हैं बच्चे और रोगी। जो मानसिक रोगी होते हैं उन पे हम ये विधि लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चे को आप जानते हैं जो नॉर्मल स्टैंड, वो उनका हर समय सेगमेंट्स में हर माइंड चेंज होता रहता है, हर एटमॉस्फेयर में उनका बदलता रहता है। अगर उनको कोई उनको टॉय दे देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, अगर उनको हम डांट देते हैं तो रो जाते हैं। तो इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं लगू। दूसरा इसमें है मानसिक रोगी। मानसिक रोगी का मतलब होता है जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ लोग होते हैं, जो हॉस्पिटलाइज में मेंटल होते हैं, तो उनका भी जो मस्तिष्क होता है वो जो पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को समझने, बोलने, चालने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए इस विधि में ये दोष है। इसके बाद में यह अपनी सभी अनुभूतियों को भाषा द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मानसिक या शारीरिक कष्ट। मतलब इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं जो इंट्रोस्पेक्टिव जो मेथड है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें सभी चीज़ों को हम भाषा के माध्यम से अनुभूति नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब होता है कि व्यक्ति की अगर हम कहें जैसे भाषाओं के बारे में अगर कहा जाए तो 3 प्रकार की हम भाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। जैसे वॉइस होता है, सिम्बॉलिक होता है, या जो वो होते हैं डिक्टोक वो बोलते हैं उनको, जैसे जो ब्रेन लिपि होती है, ब्रेन लिप के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम भाषा की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, जैसे मानसिक या शारीरिक कष्ट। मतलब कुछ ऐसे हमारे बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कष्ट के बारे में बात करो, सुख के बारे में बात करो, दुख के बारे में बात करो, तो ये हम सही तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो जो हमारा जो साइंटिफिक वे का मेथड है वो हमें जस्टिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद में देखिए इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान आत्मगत मतलब सब्जेक्टिव होता है। इसमें एक ही व्यक्ति की मानसिक
दशा का पता चलता है। मतलब इस विधि के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति पे इम्प्लीमेंटेशन करता है, जो व्यक्ति खुद पे इम्प्लीमेंटेशन करता है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की ही जस्टिफाई होता है, एक ही व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आत्मनिर्देशन विधि है, इसके अंतर इसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं, बहुत सारे दोष हैं। और उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने इसमें देखा कि ये जो है सब्जेक्टिव वे में काम करती है। और इसमें व्यक्ति जो होता है, जो एक इसका कोटेशन है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, टू लुक विद इन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ये जो आत्मनिरीक्षण विधि है, ये पूरा सेंटेंस इस विधि को जस्टिफाई करता है। टू लुक विद इन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने अंदर आत्मनिरीक्षण को, अपने आप को देखना या अपने आप को देख के उसका ऑब्जर्वेशन करना। मतलब इसमें देखा अपने आप को देखना और ऑब्जर्वेशन करना, ये इस विधि की मूल विशेषता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज देखा कि जो हमारी पहली विधि है, और हमेशा आप याद रखना कि साइंस की यहाँ बात करते हैं तो साइंस में सबसे जो होता है पर्यवेक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। ठीक है, एक व्यवस्थित विविधा है। ये वैज्ञानिक पद्धति की एक सिस्टमेटिक रूल है जो 4 लाइनियर में एप्रोप्रिएट वे में चलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो विधियां हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया, कितने भागों में विभाजित किया, उनके बारे में आपको मैंने पहली जो विधि है उसके बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया। पहले आत्मनिरीक्षण विधि, ये सब्जेक्टिव विधि के अंतर्गत आती है। सब्जेक्टिव मतलब जिसको हम बोलते हैं आत्मगत या आत्मनिष्ठ विधि। ठीक है, ये सब्जेक्टिव कैटेगरी में आती है। इसमें सबसे पहला जो है आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में आज हमने आपको विस्तार से बताया, और इसमें कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें और अपने क्वेरीज ज़रूर भेजें, ताकि इसमें जो भी और एक्स्ट्रा लगेगा कि आप मुझे पढ़ाने लायक है तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊँगा। और आप अगर ऑनलाइन, ऑफलाइन या हमारे जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे ज़रूर संपर्क करें, या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब चैनल भी है। आप वहाँ पे जाकर टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी डाल के दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।